बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो मौजू बहस है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव राइटिंग, यानी कि कौन कौन से असूल व ज़वाबित हैं जिन पर अमल करके हम अपनी तहरीर को, राइटिंग को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, उस पर हम जो है ना इंशाल्लाह आज बहस करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है कि किस तरह से इफ़ेक्टिव राइटिंग हो सकती है। तो यू माइट हैव हर्ड, आपने ये सुना है कि आप किसी चीज़ में भी परफेक्शन चाहते हैं तो यू नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि वो चीज़ आपके एक्सपीरियंस में आती है और आप उस चीज़ के आदी होते हैं और आप उसमें परफेक्शन आती जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये एक ऐसा स्किल है जो कि आप ज़ाहिर है प्रैक्टिस से पॉलिश कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में जो राइटिंग स्किल है ये सबसे बाद में आता है और ये बड़ी इसमें परफेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि राइटिंग के थ्रू जो है आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन बनती है और राइटिंग जो है एक किस्म का प्रूफ होता है जो कि बाद में यूज़ होता है देखने के लिए कि माजी में क्या कुछ होता रहा और कौन सा डील किस तरह हुई, उसकी कंडीशंस क्या थीं। तो वो सारा जो है इसीलिए तो तहरीर में उसे इहाता तहरीर में लाया जाता है। और जितने भी पुराने कोई भी एग्रीमेंट होते थे तो वो भी लिखे जाते थे, अगरचा कि उस वक्त कागज़ और पेन इस शक्ल में नहीं था, फिर भी क्योंकि राइटिंग जो है वो चीज़ को रिकॉर्ड बनाती है और इंश्योर करती है कि उसमें परफेक्शन होनी चाहिए। बोलने में अब आप आवाज़ ऊपर नीचे हो जाए, अल्फाज इधर उधर के चले जाएं, फिर बंदा दोबारा बोल के, लेकिन राइटिंग में जो है इस चीज़ की गुंजाइश कम होती है। इसलिए राइटिंग जो है वो स्किल जो है बंदों का बाद में, सबसे बाद में पॉलिश होता है। A productive skill that requires practice and training, इसीलिए ये एक प्रोडक्टिव स्किल है, यानी कि ये काफ़ी मेहनत के बाद हासिल होता है और इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए है और ट्रेनिंग भी चाहिए है। ठीक है जी। और गुड राइटिंग कौन सी हो सकती है? जो राइटिंग वही अच्छी होती है जो कि कहा जाए, जो चीज़ प्रेजेंट की जाए, जो चीज़ भेजी जाए, सेंड की जाए या लिखी जाए, इनकोड की जाए, उसमें क्लैरिटी हो। ठीक है ना? जो कहा जाए आप भी उस हवाले से क्लियर हों और जो आगे से पढ़े जो उस तहरीर को, उसको भी आइडिया जो है वो क्लियर मिलना चाहिए। तो राइटिंग जो है जी ये डिमांड करती है, सबसे बेसिक इसमें चीज़ इफ़ेक्टिव राइटिंग तभी होती है जब उसमें क्लैरिटी होती है, आपके आइडियाज़ जो हैं बिल्कुल क्लियर एक्सप्रेस होते हैं और उसमें कोई डाउट नहीं रहता, फिर ही आपकी राइटिंग जो है इफ़ेक्टिव बनती है। ठीक है जी। ये आगे चलते हैं। हम एक एक करके उन खूबियों को, करैक्टरिस्टिक्स खूबियों को कहते हैं, उनको देख लेते हैं जो कि अच्छी राइटिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। जी आप मुझे सुन रहे हैं सारे लोग? जी सर। चलें, ठीक हो गया बेटा। अच्छी तहरीर, अगर आप, अभी हम इसके हवाले से बात कर रहे थे कि आप के अगर सोचने में आप क्लियर हैं ना, आप आइडियाज़ में क्लियर हैं, आप अपनी हिकमत अमली में क्लियर हैं, तो फिर ही आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। इसलिए अच्छी राइटिंग तब आएगी जब आप
अपने सोचों में जो कुछ करवाना है उसमें आपको टोटल क्लैरिटी होगी। अगर आपको खुद डाउट है तो आप क्लैरिटी कैसे कन्वे कर सकते हैं? तो जब भी हम क्लैरिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आइडियाज़ आपने कन्वे करने हैं, उसमें आप क्लियर हों, और फिर जब आप उन्हें अहाता तहरीर में लेके आएँ, लिखें, जब एक्सप्रेस करें, तो वो भी अपने मीनिंग बदल ना जाएं, मीनिंग जो है क्लैरिटी के साथ रहें। ठीक है जी। और दूसरी क्या खूबी है? क्लैरिटी एक होगी, अच्छी राइटिंग में क्लैरिटी होती है, ठीक है ना, वाज़हियत होती है। दूसरी बात ये कि वो कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद होती है, इजाफी नहीं होती, हर जगह हर चीज़, हर जो उसमें बात की जाती है प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है ना, जौन सी बात जहाँ पर करनी चाहिए वहीं पर होती है। उसमें आप जो अपनी थॉट की ऑर्गेनाइजेशन है वो इस हिसाब से करते हैं। ज़ाहिर है जब पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी में आप सारी चीज़ों को खोलते हैं, फिर उसे सम अप करते हैं, फिर एंड पे वो चीज़ लिखते हैं जिससे आपका रीडर या पढ़ने वाला जो है उस पर अमल करके, जो आपका ख़त, जो तहरीर आपने की है उस पर अमल दरामद करते हुए वो रिज़ल्ट भी हासिल हो जाएं। तो ये कॉम्पैक्ट हर चीज़ यानी कि आपस में अपनी जगह पर मौजूद स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। ठीक है जी। और कॉम्पैक्ट से ये मुराद है, और कंप्लीट से क्या मुराद है कि आपको जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे कि आप अपना मैसेज कन्वे कर सकें अपने रीडर तक, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए जो कि आप चाहते हैं। तो कंप्लीट से मुराद कि सारे पॉइंट्स जो कि चाहिए हैं कि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए उसके अंदर, वो सारे कंप्लीटली ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपकी तहरीर के अंदर होनी चाहिए अच्छी राइटिंग में। और जी कॉन्साइज वैसे कहते हैं मुख्तसर को, कॉन्साइज या प्रिसाइज। अब आप इस चीज़ को गौर कर रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो सी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग आपने पीछे पढ़ के आए हैं। वो 7 C's का क्वेश्चन जो है उसमें सबसे अहम क्वेश्चन है कम्युनिकेशन में, और ये सबसे ज़्यादा आता है जो है कम्युनिकेशन जो लोग पढ़ के आए हैं ना, और ख़ास तौर पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले वो इन सब्जेक्ट से बीकॉम लेवल पे इसको देख के आए हैं। तो 7 C's का क्वेश्चन ये भी बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 7 C's को फिर से देखेंगे क्योंकि उसको भी देखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जब आप इस क्वेश्चन को एलेबोरेट करेंगे तो 7 C's को देखना पड़ेगा। 5 C's तो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। कॉन्साइज चीज़ का मुख्तसर होना, लेकिन वो मुख्तसर बेटा इस अंदाज में होती है कि मुख्तसर ज़रूर होती है लेकिन अपना आइडिया पूरा देती है वो। ठीक है ना, इस तरह से मुख्तसर नहीं होना चाहिए उस चीज़, क्योंकि वो अपना आइडिया इन्फॉर्मेशन में लैग कर जाए, ऐसे नहीं। मुख्तसर ज़रूर रखें लेकिन वो आइडिया पूरा कन्वे करे। और जी करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट में आपको जो है ग्रामर का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना, पंक्चुएशन का भी ख्याल रखना है, स्पेलिंग का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर का भी ख्याल रखना है। एक तो ये करेक्शन में ये चीज़ें आती हैं, और एक जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है ना, वो भी हकीकत पर मबनी हो, उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना लें जो कि आपको पता ना हो, क्लियर ना हो, और आप प्रेजेंट कर दें और बाद में आपके लिए परेशानी का वो सबब बने। ठीक है जी, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक खूबियां हैं जो कि एक अच्छी तहरीर के अंदर होनी चाहिए। क्लियर होना चाहिए, एक वेल स्ट्रक्चर्ड हो, बिल्कुल इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे, मुख्तसर मगर जामे हो, और जो कुछ बयान करे वो सब ठीक होना चाहिए, ग्रामेटिकली भी और फैक्चुअल बेस्ड भी। ये जी अच्छी तहरीर की खूबियाँ हैं। अब देखें जी, इसमें कुछ एलिमेंट्स अनासर कहते हैं कि इन वो तो खूबियाँ हमने कर ली, एलिमेंट्स भी जो है ना, अनासर ये भी वो चीज़ें होती हैं जिनको माइंड में रखते हैं, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यू मस्ट यूज़ यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड क्या होता है जी? आप ने जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसको इस अंदाज में लिखें
कि अपने आप को, जिसको आपने लिखनी है, आप खुद अपने आप को वैसा वो तसव्वुर करें, और फिर आप वो किन चीज़ों को किस तरह से चाह रहे होंगे उस हिसाब से मैनेज करें, ताकि आपको पता हो कि वो जो अगला बंदा पढ़ने वाला है वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में है, और वो जो है मेरी बात आप उसकी जगह अपने आप को रख लें, फिर देखें कि आपका क्या फ़ायदा है, उस हिसाब से अपनी तहरीर को मैनेज करें। तो क्या लिखा है जी, पुट द रीडर फर्स्ट। ठीक है ना, आप जो कुछ भी लिखें इस चीज़ को सामने रखते हुए लिखें कि आपका रीडर कौन है और उसकी इंटरेस्ट्स क्या हैं, और इसको हम यू एटीट्यूड भी कहते हैं कि पुट योर सेल्फ इन योर कस्टमर्स शूज़, इन योर रीडर्स शूज़, के इसका भी यही मतलब होता है कि अपने आप को बिल्कुल आप उस सिचुएशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएं, जिस कॉन्टेक्स्ट में के कॉन्टेक्स्ट होता है वो सूरत है, वो इन्वायरमेंट, वो सारा सिचुएशन जिसमें कि आपका रीडर जो है जो पढ़ेगा या आपका कस्टमर मौजूद है, फिर आपका मैसेज जो है इम्प्रेसिव होगा। तो ये एलिमेंट्स में ये चीज़ है कि पुट योर रीडर फर्स्ट। और दूसरा जी एलिमेंट्स में क्या कि आप जो सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करें, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, और सेंटेंसेस इतने लंबे ना हों, सेंटेंसेस को ब्रेक कर लें, शॉर्ट बना लें। शॉर्ट सेंटेंस में क्लैरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए जो अच्छी तहरीर है उसमें सेंटेंसेस जो हैं शॉर्ट रखें, उसमें क्लैरिटी होती है। और क्या जी, यूज़ जार्गन ओनली व्हेन नेसेसरी। जार्गन जो जी, जार्गन क्या होता है, ये जो हर शोबे में जो अपनी एक लैंग्वेज होती है ना, उसको जार्गन बोलते हैं। बिजनेस की एक अपनी लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो जार्गन होती है। जैसे हम एक दिन बात कर रहे थे मेडिकल की टर्मिनोलॉजी, वो उस शोबे की जार्गन है, ठीक है ना। जार्गन जो होते हैं, जो मखसूस टर्मिनोलॉजी है किसी भी शोबे में, उस शोबे के अफराद तो उसे जानते हैं, लेकिन जब आप आम रीडर को, जिसका उससे इन टच नहीं है, उसको उन टर्म्स में मुखातब करेंगे तो अपनी चीज़ों को आप अनक्लियर करेंगे। तो देखें जी, आपको जार्गन्स इस्तेमाल तब करने हैं जब आप अपनी तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन और उस बंदे से बात कर रहे हैं जो फील्ड के मुतल्लिक़ है। जार्गन्स हर के लिए नहीं होते। स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यस सर। जी सर। हाँ ठीक हो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू। तो जार्गन्स टिपिकल लैंग्वेज होती है किसी भी शोबे की, उसको उस शोबे के अफराद तो आपस में इस्तेमाल करें, लेकिन जब कोई दूसरे शोबे के अफराद वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो फिर मिसकम्युनिकेशन होगा। तो जार्गन जहाँ इस्तेमाल होने चाहिए, हम इन पॉइंट्स को आगे चल के मज़ीद भी देखेंगे। और आप जो है जी वो वर्ब और वो नाउन इस्तेमाल करें जो कि आम लोग जो हैं अपनी तहरीरों में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। वर्ब्स और नाउन ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये क्लैरिटी लाते हैं जो, ठीक है ना। वर्ब्स और नाउन इनमें क्लियर होता है। वर्ब्स जो है बताते हैं कि ये काम करना है। अगर आप एडवर्ब यूज़ करेंगे ना, वर्ब की बजाय एडवर्ब, वो चीज़ों को थोड़ा इनडायरेक्ट बना देगा। अगर नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो थोड़ा इनडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन आप अगर वर्ब्स और नाउन पे यूज़ करेंगे आप, तो आपकी तहरीर में क्लैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वर्ब ये बताते हैं कि कौन सा एक्शन हुआ है, नाउन्स ये बताते हैं कि वो कौन है जो एक्शन कर रहा है, प्रोनाउन भी वही बताते हैं, लेकिन प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। नाउन पहले आता है, बाद में प्रोनाउन आता है, ठीक है ना। वर्ब्स जो है, एडवर्ब जो हैं, वो एक्शन को एलेबोरेट करते हैं। तो वर्ब को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लैरिटी है। अगर एडवर्ब को यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव जो हैं वो भी चीज़ों को बढ़ाने चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव। इसलिए वर्ब और नाउन्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउंस ये यूज़ कम करते हैं, आपकी तहरीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और ये इस तरह से कर लें, ये भी एक एलिमेंट है अच्छी राइटिंग का कि आपने वर्ब यूज़ करने हैं, नाउन यूज़ करने हैं। और फिर एंड पर आप जो है, जब तहरीर आपने सारी एक जो है ना रफ आइडिया लगा लिया, तो फिर आप जो है ना फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेट के ये इजाफी लफ्ज़ हैं, इनको निकाल दें, इतना लफ्ज़ ये रख लें, ये निकाल दें कि इंफॉर्मेशन इनके रखने से ठीक है, ये दूसरे वर्ड्स इजाफी हैं,
इनको निकाल लें। वो फॉर्मेटिंग बाद में करते हैं जब हम अपने पूरे आइडियाज़ को जो है ना उसके अंदर समो लेते हैं, फिर हम बाद में फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। और फॉर्मेटिंग जब करते हैं वो भी जो है इसलिए होती है कि वो जो है ना तहरीर जो है ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाए और ज़्यादा जो है वो लंबी बात को घुमा फिरा के ना हो, बल्कि डायरेक्ट अंदाज में की जाए। फॉर्मेटिंग इसीलिए की जाती है, उससे फिर आपकी रीडेबिलिटी जो है ना, यानी कि पढ़ने की उसको समझने की सलाहियत जो है, पढ़कर जो तहरीर की उसके कहते हैं रीडेबिलिटी, यानी कि कोई रीडेबल हो जाए कि चीज़ पढ़ने के काबिल हो जाए, तो वो चीज़ जब फॉर्मेटिंग प्रॉपर करते हैं ना तो वो क्लैरिटी ले आती है। तो ये चीज़ें हैं जी एलिमेंट्स में। अब हम उनको एक एक करके देख लेते हैं कि पुट द रीडर फर्स्ट से क्या मुराद है। ठीक है ना। कम्युनिकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग कहता है कि आपने पुट द रीडर से ये मुराद है कि आपने जो कहना है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। वही बात कि जो आप कह रहे हैं रीडर की क्या वो पहुंच है, क्या उतने कैलिबर का है। इसलिए कम्युनिकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ये आप अपने रीडर को सामने रखते हुए करते हैं। और इसके अलावा राइट टू एक्सप्रेस नॉट इम्प्रेस। बेटा जब भी तहरीर अपने उसमें कोई फैक्ट्स बयान करते हैं ना तहरीर में, वो बिल्कुल जैसे है वैसे बयान करने चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आपका रीडर उसे पढ़ के इम्प्रेस हो। नहीं, इम्प्रेस करने के लिए बंदा चीज़ों को इधर उधर मोड़ता है, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए वो बयान करता है। सिंपली जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं। इम्प्रेस करने के लिए हम अपनी तहरीर को मोल्ड करते हैं कि ये जी मैं इस तरह से लिखूं तो मेरा पढ़ने वाला मुतासर होगा। कहता है मुतासर नहीं करना, आपके पास जो कुछ है आपने उसे बयान करना है, एक्सप्रेस करना है। यानी कि रीडर को अगर आपने पहले ये भी रीडर के फ़ायदे की बात है कि आपने रीडर को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि जो अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसे एक्सप्रेस करने की, उसे बयान करने की कोशिश करनी है। उसको जो है ना मैन्यूवर करने की कोशिश नहीं करनी रीडर को कि मैं उसको इस तरह से करूं तो इस तरह से हो जाए। नहीं, आप जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही उसको देंगे। और कहते हैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें कि रीडर के माइंड में एक पिक्चर बन जाए जो आप कह रहे हैं। ठीक है ना। यूजुअली हम इस तरह से शॉर्ट एग्जांपल्स देते हैं तो फिर वो जो है ना रीडर क्लियर हो जाता है, उसके माइंड के अंदर वो पूरा मैसेज जो है ना उसकी पिक्चर बन जाती है कि ये बात है। और इस तरह से ख्याल में रखें कि आपका रीडर जो है ना वो कितना उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसका इस चीज़ का एक्सपीरियंस, उसी हिसाब से उसको मुखातब करें। ठीक है ना। पुट द रीडर फर्स्ट के लिए ये है। और क्या है जी, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। यानी कि आपका रीडर ये सोचे, रीडर यही सोचता है कि ये भाई इसमें मुझे क्या मिलेगा। हर कोई यही सोचता है। वाकई आपको यही सोचना है कि रीडर जो है ना उसके लिए क्या है, ये बात आपने सोचनी है। क्योंकि रीडर भी यही सोचता है व्हाट्स, इस तहरीर में मेरे लिए क्या है, मेरे फ़ायदे की बात क्या है। WIIFM इसे कहते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी। रीडर को हमने जी सामने रखा तो क्या किया कि हमने ऐसी चीज़ कम्युनिकेट करनी है जो उसे समझ में आए। हमने उसे इम्प्रेस नहीं करने की कोशिश करनी, जो हमारे पास मवाद है हमने सिंपली बयान करना है। ठीक है ना जी। और हमने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि क्लियर पिक्चर पैदा करें रीडर के माइंड के अंदर। और हमने इन सारी चीज़ों का करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है क्या रीडर जो है हमारा इतना एक्सपीरियंस्ड है, क्या इन चीज़ों में से वो गुजरा है। ठीक है ना। उसकी मेंटालिटी को समझते हुए, उसके एक्सपीरियंस को समझते हुए उससे बात करनी है। और इस सवाल का यकीनन आपने ख्याल रखना है कि जैसे हर कोई कहता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, रीडर ने भी यही कहना है। और आपने पहले से ही रीडर बन के सोचना है कि व्हाट्स इन इट, ये इस तहरीर में मेरे लिए क्या होगा। इसे यू एटीट्यूड जैसे हमने पीछे बात की है, ये भी वही बात है। जी स्टूडेंट्स, क्या मेरी बातें आपको फॉलो हो रही हैं? यस सर। यस सर। चलें आगे चलते हैं। मज़ीद हम देखते हैं कि राइटिंग को हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। हाँ जी, दूसरा हम कौन सा पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था कि हमने सिंपल वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। अब देखें यहाँ पर इन्होंने फ़र्क बताया हुआ है
कि देखें जी ये एक सेंटेंस था, ये इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी, ये नीचे उसी की उन्होंने एक जो इन्फॉर्मेशन है जी वो 18 वर्ड्स में है, वही कुछ है, और एक 11 वर्ड्स में है, और फिर वही इन्फॉर्मेशन 8 वर्ड्स में दी हुई है। अब देखते हैं 18 वर्ड्स वाली 18 वर्ड्स वाली क्या कह रही हैं जी। एज पर आर कन्वर्सेशन आई एम इनक्लोजिंग हेयर विद द रिमिटेंस ऑफ $25 फॉर द बैलेंस ड्यू टू माई अकाउंट। ठीक है ना, ये बात है कर दी, बात तो इसमें है मौजूद है, वो कह रहा है कि $25 मुझे भेजें अकाउंट में, लेकिन इतना बड़ा बढ़ा दिया जो है ना उसे, एज पर आर कन्वर्सेशन, ये कहने की ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर है कन्वर्सेशन तो हो ही रही है। तो ये एक वर्डी एक्सप्रेशन है और चीज़ों को अनक्लियर कर रहा है। अब इसी एक्सप्रेशन को उसने थोड़ा वर्ड कम कर करके एज वी डिस्कस्ड, देखे ना, एज पर आर कन्वर्सेशन, उसको उसने एज वी डिस्कस कर लिया। अब एज वी डिस्कस्ड को कम करके उसने यहाँ पर हेयर का वर्ड यूज़ कर लिया। ठीक है ना, वहाँ ऊपर नीचे जो है ना उसने कम वर्ड इस्तेमाल किए हैं, कम वर्ड, सेंटेंस भी शॉर्ट हो गए हैं, चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। एज वी डिस्कस्ड हेयर इज़ द $25 रिमेनिंग ऑन माई अकाउंट, मेरे अकाउंट में $25 जो है रिमेनिंग, यहाँ पर बात कदरे क्लियर हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में आ रही है। ठीक है जी, अब अगर नीचे अगर लेके देते हेयर इज़ द $25 रिमेनिंग ऑन माई अकाउंट, देखें ना सिंपल सी वर्डिंग में 8 वर्ड्स में वो काम हो सकता था, जो ऊपर 18 वर्ड्स में किया है। 18 वर्ड्स में करने के बाद चीज़ें जो हैं वो एम्बिगुअस हो गई हैं, अनक्लियर हो गई हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लफाजी ज़्यादा है और उसके बीच में जो थॉट है वो सिंपल ही है। तो ये इम्प्रेस करने के लिए अल्फाज यूज़ किए हैं अपने पढ़ने वाले को, वो इम्प्रेस हो जाए जी मेरे ये, और ये हम इसमें जॉर्गन्स यूज़ किए हैं, इनक्लोजिंग जी, हेयर विद, ठीक है ना, ये सारे जॉर्गन्स अमूमन यूज़ होते हैं। ये क्यों यूज़ कर लिए, हालांकि ये सिंपल सी बात कर देता है कि 25 जो है ना डॉलर मेरे अकाउंट में मौजूद है। ये इतनी सी बात थी जिसको कि इतना घुमा फिरा के ऊपर किया गया और अनक्लियर भी बनाया गया। आप बात समझ रहे हैं ना बेटा? जी सर। और जी सर। जी सर। यहाँ पर जो है ना बेटा वर्ड्स, और क्या हमने समझा कि हमें अपने वर्ड्स को सिंपल रखना है। नीचे वाली स्टेटमेंट में वर्ड सिंपल हैं और सेंटेंस शॉर्ट है और पूरा मैसेज जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। कहते हैं कि तहरीर को ऐसा ही बनाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपनी इल्मियत को झाड़ने के लिए ना, कि हम पढ़े हुए हैं, हमारी लैंग्वेज पे ग्रिप बहुत अच्छी है, हम फिर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जो कि रीडर को इम्प्रेस करें। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपकी अप्रोच में क्लैरिटी होनी चाहिए, बात में क्लैरिटी, इम्प्रेस ना करें, एक्सप्रेस करें जो पीछे बात आई है। चलें जी, अवॉइड वर्डी एक्सप्रेशंस, हम उसी को कि आपने ज़्यादा अल्फाज वाले एक्सप्रेशन उनको अवॉइड करना है। तो ज़्यादा देखें जी, फ्यूअर इन नंबर, इसका मतलब तादाद में कम। फ्यूअर इन नंबर्स की जगह आप फ्यूअर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ 3 वर्ड में वही चीज़ है जो फ्यूअर के अंदर मौजूद है। गिव राइज टू का मतलब होता है का बायस होना या वजह बनेंगे, तो काज का आप वर्ड यूज़ करें। गिव राइज को हम क्यों यूज़ करें, ये 3 वर्ड हैं, ये एक वर्ड वही काम कर रहा है। इन ऑल केसेस, अब 3 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऑलवेज कर लें तो वो भी इन ऑल केसेस ही तो है। इन अ पोजिशन टू, देखें जी, हम आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डू दिस, मैं इस पोजिशन में नहीं कोई ये करूँ, सिंपल कह दें आई कैन नॉट डू दिस। ठीक है जी, अब कैन को इन अ पोजिशन टू की जगह पर 4 वर्ड हैं और कैन सिंपल तीन अल्फाबेट्स का एक वर्ड है, आप ये यूज़ करें। हमें इन अ पोजिशन टू, वो मतलब ऐसे अपने आप को इतना लेंथी किया। इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू, इसका मतलब होता है करीब ही। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 इतने बड़े बड़े वर्ड्स बीच में, नियर लिखें भाई, नियर लिखें। इसी तरह अब मेजॉरिटी ऑफ, ये बड़ा हम इस्तेमाल करें, मेजॉरिटी ऑफ MPAs MNAs जैसे करके मोस्ट लिखें, मोस्ट का वर्ड यूज़ करें, मोस्ट ऑफ, बस। इन द अमाउंट ऑफ, इसके लिए हम फॉर यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये देखें ना, ये भी काफ़ी मैंने देखा है, ड्यू इसकी वजह से ये, आप बिकॉज इस्तेमाल करें। ड्यू टू द फैक्ट दैट की बजाय बिकॉज इस्तेमाल करें। इन द इवेंट दैट, इसकी जगह इफ़ यूज़ किया जा सकता है।
तो ये उन्होंने बताया है कि ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, ये वर्ड ही हैं, आप उनको छोड़ें और जो सिंपल चीज़ है उसको लें। आर द सेम ओपिनियन, वी आर विद द सेम ओपिनियन, वी एग्री, ठीक है जी। आर द सेम, आर ऑफ द सेम ओपिनियन का मतलब हम तो एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमने कहाँ, ये 5 वर्ड थे, कहाँ ये एग्री एक वर्ड जो है उसको जो है उसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। एट द प्रेजेंट मोमेंट, देखें जी 1 2 3 4, एट द प्रेजेंट मोमेंट का मतलब अब के लिए नाउ इस्तेमाल करें। एट द प्रेजेंट मोमेंट चीज़ों को मुश्किल बना रहे हैं। लेस फ्रीक्वेंटली अकरिंग, यानी कि बहुत कम ये होता है। तो जो कम जो चीज़ होती है वो रेयर होती है, रेयर को यूज़ कर ले। ये स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना, पीछे जो वर्डी एक्सप्रेशन है और उसकी जगह हम कॉमन सादा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। हमें वो सिखा रहा है कि आपने भी जब फॉर्मेटिंग करनी है, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ इजाफी वर्ड जो हैं वो यूज़ किए हों। आजकल एक सॉफ्टवेयर है ग्रामरली, उसकी बड़ी ऐड आती है जब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, वो भी यही फंक्शन करती है ग्रामरली। वो भी राइटिंग को जो है ना फॉर्मेट करती है और वर्ड्स को कम करती है, राइटिंग इंप्रेसिव बनाती है ग्रामरली। उसे जो है राइटर्स आजकल यूज़ करते हैं ग्रामरली को, उसका भी यही फंक्शन होता है कि वो अवॉइड वर्डी एक्सप्रेशंस, यानी कि वर्ड्स ज़्यादा ना हो उनमें। आगे चलते हैं जी। हमने अभी पीछे कहा कि जार्गन्स क्या हैं, जो टेक्निकल टिपिकल लैंग्वेज है किसी शोबे की, उसको अवॉइड करें जी। हर बंदा जार्गन्स नहीं जानता होता, ठीक है ना। अब देखें कुछ नीचे एक स्टेटमेंट है उसमें जार्गन यूज़ किए हुए हैं और उसके नीचे एक स्टेटमेंट है उसमें जार्गन को अवॉइड किया हुआ है। देखें जी, वाइल द न्यू ST7000 प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव मेमोरी एंड इज़ एक्सट्रीमली यूज़र कंपैटिबल, देखें ना ये एक्सट्रीमली यूज़र कंपैटिबल, इजी टू यूज़ को हम कहते हैं, तो ये यूज़र कंपैटिबल, ये देखें ना ये कंपैटिबल, ये इस लैंग्वेज में जो मैन्युफैक्चरिंग में ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है जी। और इट लैक्स द रिक्विजिट कैपेसिटी फॉर कैलकुलेटिंग एट अ हाई रेट। इस पे अंदर देखें ना, ये एक चीज़ उसमें चीज़ नहीं है उस प्रोडक्ट में, वो लैक करती है। वो भी बात कितनी बड़े बढ़ा के बयान की हुई है कि ये जो है ना हाई स्पीड पे ये काम नहीं करती। ये कोई कंप्यूटर के डिवाइस के बारे में है। ये देखें ना, ये कंप्यूटर नहीं लिखा हमने ST7000, कोई बंदा आम पढ़ने वाला उसे पता नहीं लगेगा ये ST7, ये जार्गन है जो उस शोबे के लोग जानेंगे, ठीक है ना। ये देखें, जब हम इसकी जगह पे ये लिखते हैं आर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना, ये आर कंप्यूटर सिस्टम है जो हमने जार्गन में लिखा है और इतना वो आम बंदे को पता भी नहीं चल रहा। इज ईजी टू यूज, इजी देखें ना, इज एक्सट्रीमली यूजर कंपैटिबल जो है ना, ये इजी टू यूज, इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते थे। एंड हैज़ इनफ मेमोरी, और कहते हैं इसमें मेमोरी काफ़ी होती है, एक्सट्रीमली, अच्छा जी। और बट इट इज़ टू स्लो, लेकिन ये स्पीड इसकी स्लो होती है। ये देखें ना, यहाँ पर ये क्लैरिटी भी आ गई, जार्गन्स भी इस्तेमाल नहीं किए, ये जार्गन इस्तेमाल किए हैं। शायद उस शोबे के लोग इसको समझ लें, लेकिन दूसरे वाले तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, ठीक है जी। इसलिए वो कह रहा है कि जहाँ पर जार्गन्स की ज़रूरत नहीं होती आप जार्गन्स क्यों यूज़ करते हैं, उससे आपकी तहरीर जो है वो ख़राब होती है जी स्टूडेंट्स। और 2 तरह की बेटा वॉइसेस यूज़ होती हैं जब हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। 2 तरह की वॉइसेस होती हैं, लैंग्वेज का स्टाइल है ना, एक एक्टिव वॉइस होती है, एक होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्लैरिटी होती है, पैसिव वॉइस में क्लैरिटी नहीं होती। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ना वो प्रॉपरली काम कर रहा होता है और पता क्लियर, जब सब्जेक्ट डायरेक्ट काम को जाहिर करता है ना तो फिर उसमें क्लैरिटी आती है। पैसिव वॉइस जो है उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती। तो कहता है कि आपने एक्टिव वॉइस यूज़ करना है चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, ना कि पैसिव वॉइस यूज़ करना है। आगे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। द कंपनी सेल्स इंश्योरेंस, ठीक है ना, ये जी ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। कहता है ऐसे ना करें, इंश्योरेंस इज सोल्ड बाय द कंपनी, है ना, कंपनी ये सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखना चाहिए। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम बाद में ले जाते हैं, इससे सब्जेक्ट कमज़ोर हो जाता है।
चीज़ें अनक्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्योंकि एक्टिव होता है वो काम को करने में, उसे अपनी जगह पे होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में ही होना चाहिए उसे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हमने लिख दिया ना इंश्योरेंस इज सोल्ड बाय द कंपनी सेल्स इंश्योरेंस, ये ठीक है, इसमें ज़्यादा वजन है, इसमें ज़्यादा जो है वाजहियत और ज़्यादा ये जो है ना क्लैरिटी देती है। ये जो दूसरी है वो जो है इंश्योरेंस इज सोल्ड बाय कंपनी, वो उतनी नहीं है जितनी कि वो ऊपर वाली है। और इसमें फ़र्क सिंपली ये है कि ऊपर वाली एक्टिव में है, नीचे वाली पैसिव में। इसी तरह से नीचे देखते हैं जी, द कंस्ट्रक्शन क्रू होते हैं वो लोग जो कि काम कर रहे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में जो मिस्त्री मजदूर हैं वो सारे उसके क्रू हैं। रिपेयर्ड द रोड, ओके, उन्होंने रिपेयर कर ली रोड, सीधी सी बात है, पता लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन के लोगों ने रोड जो है रिपेयर। आगे अगर हमने पैसिव में इसको लिख दिया रोड वाज रिपेयर्ड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये भी बात वही की गई है, लेकिन वो बात अच्छी लग रही है। और ज़्यादातर 70% जो है लैंग्वेज में तकरीबन एक्टिव वॉइस यूज़ होता है और 30% जो है वो पैसिव वॉइस यूज़ होता है। जैसे अब आप टेंसेस की लर्निंग करते हैं तो टेंसेस में आपको एक्टिव वॉइस के टेंसेस ही ज़्यादा सिखाए जाते हैं, हालांकि जो पैसिव वॉइस है वो भी उसका हिस्सा है। टेस्ट शोड, अब ये एक और स्टेटमेंट है जो कि ऊपर एक्टिव में लिखी है, टेस्ट शोड द न्यू मटेरियल डिड नॉट वेयर वेल, कि टेस्ट ये बताते हैं कि नया मटेरियल जो है ना वो अच्छा नहीं साबित हो रहा। आगे क्या जी, व्हेन टेस्ट वर रन, जब टेस्ट किए गए, ये पैसिव है, किए गए। इट वाज डिस्कवर्ड, तो ये पाया गया, दैट गुड वेयर इज नॉट एग्जिबिटेड, के अच्छी क्वालिटी नहीं दिखाई गई, बाय द न्यू मटेरियल, नए मटेरियल ने। देखा ना, ये ऊपर वाला क्लियर था, नीचे वाला पैसिव है और वर्डी एक्सप्रेशन है, इसलिए एक्टिव वॉइस में आपने रहना है, पैसिव वॉइस में नहीं रहना। जी स्टूडेंट्स, ये एक्टिव और पैसिव वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? सर सारे लोग मौजूद हैं, चले तो नहीं गए? यस सर, इधर ही हैं। आप मुझे काम पे लगा के बीच में से बाद औकात निकल भी जाते हैं। नहीं सर, अच्छा चलिए ठीक है। नो सर, इधर ही है। कितने लोग हैं इस टाइम मेरे साथ बताइएगा? सर 7 है। अच्छा मौजूद हैं, चलो अल्लाह कायम रखे। चले आगे चलते हैं, बस थोड़ा रह गया। राइट जी सर पढ़ाए आप। हाँ हाँ, राइट विद राइट वर्ब एंड राइट। अभी हमने बात की कि हमने सही नाउन और वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और उसमें मैंने कहा कि एडजेक्टिव्स आपके प्रोनाउन उसको नहीं कहता है, राइट आपने सही जो वर्ब हैं, सही जो नाउन्स हैं वो यूज़ करें, ठीक है जी। अब देखें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, नीचे उसने एडवर्ब भी यूज़ किए हुए हैं और ऐसे वर्ब यूज़ किए हैं जो वहाँ चाहिए नहीं थे। नीचे जो हैं वो उसने वो वर्ब यूज़ किए हैं जो कि एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ऊपर लिखा है जी, मिस्टर जॉनसन रेन क्विकली अक्रॉस द 4 लेन स्ट्रीट। मिस्टर जैन जो है चार लेन वाली गली में से, 4 लेन वाली बीच में लाइनें लगी होती है ना, उसको लेन बोलते हैं, उसमें से दौड़े, ऑलमोस्ट फॉलिंग, तकरीबन गिरने ही लगे थे, व्हेन ही स्टेप्ड इन अ लार्ज होल इन द कंक्रीट। कहता है कि फर्श में कंक्रीट में बड़ा सा होल था, उसमें वो गिरने लगे थे, ठीक है ना जी। ये सीधी सी बात की गई है, पता भी लग रहा है। कहता है लेकिन इसको मिस्टर जॉन स्प्रिंटेड कह लेना, स्प्रिंटेड का मतलब होता है रैन क्विकली, आप स्प्रिंटेड का वर्ड यूज कर लें, इसका मतलब होता है रैन क्विकली। और बोली वर्ड जो है हम उस स्ट्रीट को कहते हैं जिसमें लेन्स ज़्यादा हों, ठीक है, वो 4 लेन स्ट्रीट कहा हमने, लेकिन उसे बोली वर्ड कह लें, उसका भी मतलब यही होता है। और फिर ये कहा ऑलमोस्ट फॉलिंग डाउन, ऑलमोस्ट फॉलिंग डाउन, स्टम्बलिंग, वो लड़खड़ा गए भाई, ऑलमोस्ट फॉलिंग डाउन जो इतना बड़ा, कहता है कि इसलिए वर्ब आप वो यूज़ करें जो सिंपल हों, शॉर्ट हों। व्हेन ही स्टेप्ड इन अ पाथ इन अ पॉट होल, यानी कि वो पॉट होल जो था ना, वो कहते हैं लार्ज होल इन द कंक्रीट, उसे हम पॉट होल कहते हैं, जो सड़क पे होता नहीं है गटर के ढक्कन जो ऊपर है उन्हें पॉट होल कहते हैं। कहते हैं वो पॉट होल यूज़ कर लें, तो इसलिए वो कहता है राइट, ये राइट नाउन है, पॉट होल राइट नाउन है। ये जो स्प्रिंटेड है राइट वर्ब है, बजाय क्विकली रैन क्रॉस कर लें। बिलीवर्ड जो है 4 लाइन स्ट्रीट ही है,
ये राइट जो है नाउन है, कहता है इसलिए राइट नाउन और राइट वर्ब्स ये यूज़ करने की कोशिश करें, इससे चीज़ें शॉर्ट होगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जी, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं तो हमें जो है कुछ स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम उस राइटर वो चीज़ लिखने के लिए प्लान करते हैं, फिर प्लान के लिए करने के बाद हम उन चीज़ों को मटेरियल अपना देखते हैं कि ये चीज़ें इसमें ऐड करते हैं जी। ऑर्गेनाइज वो जो प्लान आइडिया आया होता है ना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है हम लिख लेते हैं, तो फिर हम बाद में एवेल्यूएट करते हैं कि वाकई जो हमने लिख लिया कि हमारा मकसद भी पूरा होगा। तो इन फेजेस में से हमें गुजरना पड़ता है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, और आपको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं एवेल्यूएट करते हुए फॉर्मेट, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट जो है ना ज़्यादा मुतासर कुन हो जाए। जो वर्ड्स इधर उधर के हैं जो एम्बिगुअस बनाते हैं, गैर वाज़े बनाते हैं, उन्हें निकाल दें। तो जी इन स्टेजेस में से हम गुजरते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर एवेल्यूएट करते हैं कि वाकई हमारा पर्पस ये पूरा करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। प्री राइटिंग में क्या होता है, जब हम राइटिंग से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे ऑडियंस कौन है। ये हमने प्रेजेंटेशन में भी पढ़ा है, ठीक है ना। जब हमने कुछ लिखना होता है तो उससे पहले, प्री का मतलब होता है पहले, राइटिंग से पहले क्या ऑडियंस कैसे होंगे, हमारा मकसद क्या है, और हमने कौन कौन सा मटेरियल जो है कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, ये हम राइटिंग करने से पहले सोचते हैं। और फिर जब हम राइटिंग करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसकी प्रॉपर डिवीजन करते हैं, उसको मुआजना करते हैं, कंपेयर कंट्रास्ट करते हैं, ये लिखूं तो ये होगा, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, और प्रॉब्लम एनालिसिस सोल्यूशन सारा उसको लिखते वक्त देखते हैं, ठीक है ना। और फिर इस सारों को देखते हुए एक आउटलाइन हम तैयार करते हैं। आउटलाइन ये होती है पूरी तहरीर, उसका इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और फिर उसका कंक्लूजन, इस तरह से एक तहरीर तैयार हो जाती है। राइटिंग करते वक्त पहले वाले अमल जो थे वो प्री राइटिंग थे, ये राइटिंग करते वक्त हमें करने पड़ते हैं। और फिर पोस्ट राइटिंग के ये अभी चल रही है। जो राइटिंग करते वक्त हमें क्या करना है जी, सबसे एक कहते हैं जो ईजी चीज़ होती है ना, उसे आप शुरू में रखें। ईजी चीज़ जो है वो अनक्लियर चीज़ों को या मुश्किल चीज़ों को क्लियर करती हैं। कहते हैं कि जो ईजी थॉट्स हैं उन्हें आप पहले रखें। और कहता है कि डिवेल्प मेजर सेक्शंस वन एट अ टाइम। जो आप मेन बात कर रहे हैं ना, पहले एक बात कर लें, वो ख़त्म हो, फिर दूसरी बात शुरू करें, ठीक है। इस तरह से चलाएं बातों को। ये ना हो कि एक दूसरे के एक बात करते ही दूसरी बात बीच में शुरू कर ली, वो दोनों बातें जो हैं फिर वो उनके मतलब जो हैं गैर वाज़े हो जाएंगे, ठीक है ना। आप ये राइटिंग को मैनेज कर रहे हैं। अब राइटिंग में आपके पास मटेरियल आ गया, आप एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी पहली जो तहरीर है वो आप बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन देखा कि ठीक है, और ये देखा कि आपका जो मेन पॉइंट है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए। और कहता है कि टर्न ऑफ योर इंटरनल एडिटर। कहता है कि बाज़ औक़ात एडिटर लगा के हम काम कर रहे होते हैं, जो होती है ना ये MS वर्ड या इसमें एडिटर लगा लेते हैं, वो एडिटर साथ में एडिटिंग करता जाता है, लेकिन उस वक्त शुरू में एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, एडिटिंग की ज़रूरत एंड पे होती है। इसलिए कहता है कि अपने एडिटर को ऑफ ही रखें, बाद में एडिटिंग करनी है, ताकि ये ना हो कि शुरू में ही बहुत सारी ऐसी एडिटिंग कर दी जाए जो ज़रूरी नहीं थी। इसलिए एडिटर को ऑफ रखें। और जब आपने अपनी तहरीर का ड्राफ्ट मैनेज कर लिया ना, अब फाइनल करने के लिए, अब उसको फाइनल करने के लिए रिवाइजिंग द कंटेंट, जो आपने लिखा है उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। उसमें एडिटिंग की अभी ज़रूरत होती है। जब फर्स्ट लिख लेते हैं ना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं, उसमें एडिटिंग की ज़रूरत होती है। कहता है कि वो कर लें। तकरीबन 10% जो है ना मटेरियल एडिटिंग के ज़रिए निकाला जाता है, और फिर एवेल्यूएट करें कि एडिटिंग हो चुकी है, अब मेरा मकसद हासिल होगा, और इस तरह से आपका जो है फाइनल ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी जो है ना राइटिंग के हवाले से कि आप अपनी राइटिंग को कैसे